Welcome back to Dronacharya IAS YouTube channel. I am Dr. Daman Benipal and I'll be presenting you today Daily Current Analysis. इस वीडियो लेक्चर में हम आज के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे जो कि हमारी यूपीएससी प्रिपरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हैं. सो लेट्स बिगिन विद टुडेज वीडियो. शुरुआत करते हैं हमारे पहले आर्टिकल के साथ विच इज़ अबाउट इन्फ्लेशन टारगेट ब्रीच. Well, this article is important from GS paper 3 point of view. The inflation target breach is an important issue related to our Indian economy. Inflation, the rise in the prices of the basic commodities. हम देख रहे हैं कि पिछले कुछ टाइम से दुनिया भर के सभी कंट्रीज़ में इन्फ्लेशन चल रही है. इसमें कोविड की आफ्टरमैथ्स का इम्पैक्ट भी है, प्लस रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से भी जो इन्फ्लेशन है वो और फ्यूल अप हुई है. एंड यहाँ पे जब हम इंडिया की बात करते हैं सो इंडिया में इन्फ्लेशन के लिए एक टॉलरेंस लिमिट बनाई गई है. हम ये चाहते हैं कि इन्फ्लेशन 2 to 6% के बीच में रहे. 2% हमारी लोअर टॉलरेंस लिमिट है. ऐसा भी ना हो कि इन्फ्लेशन 2% से भी कम हो जाए, और 6% हमारी अपर टॉलरेंस लिमिट है. इन्फ्लेशन 6% से ज़्यादा ना हो, ये आरबीआई ने अपनी लिमिट सेट की है. बट अगर हम पिछले 3 कॉन्जिक्यूटिव क्वार्टर्स देखें तो हमारी जो इन्फ्लेशन जो रही है इट हैज़ बीन अबव 6% ओनली. हमारी जो अपर टॉलरेंस लिमिट है 6%, इससे अबव हमारी रिटेल इन्फ्लेशन रही है. And so now, Reserve Bank of India has said that they will call for a special meeting of the Monetary Policy Committee. Monetary Policy Committee makes policies जिससे कि inflation को manage किया जाता है, tackle किया जाता है. So now RBI is gonna call a special meeting for the Monetary Policy Committee in which the committee has to explain the reasons why the retail inflation in our country has remained above the upper tolerance limit of 6%, and that too for 3 consecutive quarters. So having said that, पहले थोड़ा बैकग्राउंड देख लेते हैं. यहाँ से क्वेश्चंस बहुत बार पूछे जा चुके हैं because when you talk about inflation, so this is a standard topic, it is a your textbook topic from your Indian economy. तो यहाँ से कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस तो आते ही आते हैं. नाउ हमारे पास आरबीआई एक्ट 1934, इसे 2016 में अमेंड किया जाता है टू गिव एन इफेक्ट टू द मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क एग्रीमेंट. ये जो फ्रेमवर्क एग्रीमेंट है इसमें आरबीआई को एक रिपोर्ट सबमिट करनी होगी टू द यूनियन गवर्नमेंट इन केस ऑफ द ब्रीच ऑफ द इन्फ्लेशन टारगेट फॉर 3 कॉन्जिक्यूटिव क्वार्टर्स. अगर लगातार 3 कॉन्जिक्यूटिव क्वार्टर्स में जो इन्फ्लेशन है अगर वो 6% से ज़्यादा हो या फिर 2% से कम हो, एनी ऑफ इट, अगर इन्फ्लेशन टारगेट का ब्रीच होता है तो ऐसे केस में आरबीआई को एक रिपोर्ट यूनियन गवर्नमेंट को देनी होगी. दिस फ्रेमवर्क एग्रीमेंट came into force in 2016 when the RBI Act 1934 was amended. And as you can see in the graph as well, you can very well see the numbers here. These numbers are above 6%, which is our upper tolerance limit. Let's look at some of the more data related to this particular news article. If we talk about the average retail inflation from January to March 2022, it was 6.34%. Again, above the 6%, which is upper tolerance limit. Then again, if you look at the inflation from April till June 2022, it stood at 7.28%. And in July this year, the inflation is at 6.71%. So as you can see, it's consequently, above the 6%. And these data are released by NSO, नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस. सो यहाँ से हमारा एक और टॉपिक जो यहीं से रिलेटेड होता है, व्हाट इज इन्फ्लेशन टारगेटिंग इन इंडिया.
जब हम इन्फ्लेशन टारगेटिंग की बात करते हैं तो आरबीआई ने एक फॉर्मल रिव्यू अनाउंस किया था ऑफ द पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट आफ्टर 6 years ऑफ उर्जित पटेल रिपोर्ट 2014। उर्जित पटेल ने एक रिपोर्ट की थी 2014 में ऑन इन्फ्लेशन एंड हाउ टू यूज़ द इन्फ्लेशन टारगेटिंग, जिसके बाद आरबीआई ने एक पूरा फॉर्मल रिव्यू किया था ऑफ द पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट। द प्राइमरी गोल ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी और द इन्फ्लेशन टारगेटिंग इज वी नीड टू कंटेन इन्फ्लेशन एट 4%। टारगेट हमारा है कि इंडिया में जो इन्फ्लेशन है वो 4% पे कंटेन रहे। हालांकि हमने यहाँ पे एक रेंज दी है, एक टॉलरेंस दिया है 2% to 6%। 2% से कम ना हो, 6% से ज़्यादा ना हो। वी नीड टू कंटेन इन्फ्लेशन एट द 4%। दिस इज द गोल ऑफ इन्फ्लेशन टारगेटिंग इन इंडिया। बट वी आर सीइंग कि इन्फ्लेशन बढ़ रही है। तो कैसे इन्फ्लेशन इंक्रीज हो सकती है? व्हाट आर द मेन कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन? सबसे पहले यहाँ पे आ जाता है मॉनेटरी पॉलिसी। यस, बिकॉज मॉनेटरी पॉलिसी डिटरमाइंस द सप्लाई ऑफ करेंसी इन अ मार्केट। अगर हमारी पॉलिसीज ऐसी हैं दैट देयर इज एक्सेस सप्लाई ऑफ मनी इन द मार्केट, तो जितना ज़्यादा मनी होगा उतनी डिमांड होगी। डिमांड बढ़ गई लेकिन सप्लाई कंस्ट्रेंट है, दैट विल लीड टू इन्फ्लेशन। And even this will lead to decrease in the value of currency as well. Fiscal policy also plays an important role. When you talk about fiscal policy, it monitors the borrowing and the spending of the economy. If there are higher borrowings, means that if you are, there's high debt rate, it will result in increase in taxes. Additional currency will be printed to repay the debt, and that will lead to inflation. Then of course there is demand and pull inflation. If you're increasing the prices due to the gap between the demand and supply, डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है, तो ऐसे केस में इस गैप की वजह से जो प्राइसेस है वो इंक्रीज कर दिए जाते हैं। Then there is also cost push inflation. There is higher prices of goods and services because of increased cost of production. Exchange rate can also have an influence on inflation, because when you're having this exposure to the foreign market, which is basically based on the dollar value. So when there is fluctuation in the exchange rate, it has an impact on the rate of inflation. And then of course demand and supply gap, as we just said, if there is high demand, if there is low production or low supply, that will create this demand and supply gap, and this will lead to increase in the prices. So these are the most notable causes for inflation. Then how can we prevent inflation? Now simple, when we talked about the causes of inflation, the first thing that we discussed was monetary policy. Similarly, when we need to prevent the inflation, again we need to change the monetary policy. We need to adjust our interest rates, because if the interest rates are high, then demand decreases in the economy. Basic चीज़ आप अपनी क्लासेस में पढ़ते हैं। जब इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा, पैसा उतना इजीली नहीं मिल रहा, इंटरेस्ट रेट बढ़ चुका है, तो ऑटोमेटिकली जो डिमांड है वो डिक्रीज हो जाती है। बट ऑल्सो दिस रिजल्ट्स इन लोअर इकोनॉमिक ग्रोथ एज वेल, इट लोअर्स इन्फ्लेशन। वी नीड टू कंट्रोल द मनी सप्लाई। When we are changing the monetary policy, we are controlling the money supply that can help to prevent inflation. Plus, if there are higher income tax, अगर ज़्यादा पैसे हैं, उतनी ज़्यादा डिमांड है, सप्लाई कम है, इसीलिए इन्फ्लेशन है, तो अगर इनकम टैक्स रेट्स बढ़ा दिए जाते हैं, दैट रिड्यूसेस स्पेंडिंग एज वेल, दैट लीड्स टू लेस डिमांड एंड इट डिक्रीजेस द इन्फ्लेशन प्रेशर. Also, introducing policies to increase the efficiency and the competitiveness of the economy help to reduce the long-term cost as well.
And then we also need to invest in the long-term investment, especially when it comes to long-term investments like spending money now for investment can allow you to have benefit from inflation in the future. So by doing all these steps, we can prevent inflation. But when you're seeing the rise in inflation rate, इससे आपको क्या इफेक्ट देखने के लिए मिलेंगे? इन्फ्लेशन अगर है, प्राइसेस बढ़ चुके हैं, तो इसका क्या इफेक्ट होगा? ना सबसे पहले एक चीज़ याद रखिएगा, इन्फ्लेशन कुड लीड टू इकोनॉमिक ग्रोथ because it is kind of showing you that the demand is rising. So this sign of rising demand is basically inflation that can lead to economic growth. Inflation could further lead to an increase in the cost due to workers are demanding to increase their wages to meet inflation. तो ultimately क्या होगा? Vicious cycle शुरू हो गया. If the workers are demanding more wages to meet inflation, then what will happen? The unemployment will increase because now the companies, they will lay off their workers to keep up with their cost. And also the domestic products will become less competitive if the inflation within the country is higher, because it can weaken the currency of the country. So what has to be done? See, when you talk about inflation, India faces these challenges from a position of strength, which is built on like the broadened vaccine coverage, financial sector resilience, our robust export, remittances that we receive. We can use all of these to spur our capital spending on infrastructure. And also, we need to spur up the private investment because that is a key thrust area for sustaining growth on a durable basis. Most sectors are reaching or they have exceeded the pre-pandemic level. Bank credit has gathered pace, job market is gathering the steam, and there is another indicator of growth in the segment of economy, that is GST collection, because that collects the tax. So यहाँ से हमारे prelims point of view से मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है. ये फैक्ट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, जैसे कि जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है ये RBI ने कॉन्स्टिट्यूट की थी अंडर द सेक्शन ऑफ 45ZB ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934. दिस मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी इज चेयर्ड बाय द गवर्नर ऑफ RBI, and the mission of this committee is to fix the benchmark policy interest rate like the repo rate, through which they can retain the inflation within the target 2 to 6%. Monetary Policy Committee, they conduct meetings at least 4 times a year, and monetary policy is published after every meeting. यहाँ से questions पूछे भी गए हैं. These questions have been asked from this area. अगर आप देखें तो I think ये जो question है 2017 का question है. Simple. Which of the following statements are correct regarding the Monetary Policy Committee? Right? Then ऐसा ही question और आया हुआ है. As you can see, in 2015, with reference of Indian economy, consider the following: bank rate, open market operation, public debt, public revenue. Which of the above are the components of monetary policy? So yeah, यहाँ पे हमारे पास क्लियर कट क्वेश्चंस आते हैं. एज आई सेड इन द बिगिनिंग एज वेल कि ये जो टॉपिक है ये आपके जो बेसिक है, जो आपकी कंसेप्चुअल इकोनॉमी है, वहाँ से आता है. सो डू रिवाइज द टॉपिक ऑफ इन्फ्लेशन इन मच मोर डिटेल. मूविंग अहेड, आवर नेक्स्ट आर्टिकल इज इम्पॉर्टेंट फ्रॉम इंटरनल सिक्योरिटी परस्पेक्टिव. इट इज़ अबाउट निदान पोर्टल. This is India's first portal which is named Nidan. This is basically on the arrested narco offenders. What is it? What is Nidan? Nidan is National Integrated Database on Arrested Narco Offenders Portal. That is it. National Integrated Database. किस चीज़ के database? Of the arrested narco offenders. This has been developed by Narcotics Control Bureau (NCB), and it is part of Narcotics Coordination Mechanism. This is another portal which was launched in July 2022.
This portal was launched in the Conference on Drug Trafficking and National Security. So अभी तक जो आपने याद रखना है, निदान का फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, नेशनल इंटीग्रेटेड डाटाबेस ऑन अरेस्टेड नार्को ऑफेंडर्स, एंड ये किसने डेवलप किया है? दिस हैज़ बीन डेवलप्ड बाय NCB, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो. Now when you look at the important features of this portal, तो इसमें क्या है कि आपका जो इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है वहाँ से डाटा लिया जाएगा, और आपकी जो ई-प्रिजन्स हैं जो कि बेसिकली एक क्लाउड बेस्ड एप्लीकेशन है, वहाँ उसकी रिपोजिटरी से डाटा लिया जाएगा. एंड देन इट इज़ इवन प्लान्ड कि फ्यूचर में भी जो क्राइम है या फिर जो क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम है वहाँ से भी डाटाज यहाँ पे लिए जाएंगे. तो डाटा को यहाँ पे इंटीग्रेट किया जाएगा, बिकॉज जो इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है दिस इज़ ऑलरेडी द सिस्टम ऑफ सुप्रीम कोर्ट्स ई कमिटी, एंड इसका एम ही यही था कि जो डाटा है, जो इन्फॉर्मेशन है अमंग द डिफरेंट पिलर ऑफ क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, जैसे कि कुछ डाटा कोर्ट के पास है, कुछ पुलिस के पास है, कुछ डाटा जेल्स में है, कुछ फॉरेंसिक साइंस लैब्स में है, उन सबको एक प्लेटफॉर्म पे लाया जाए. तो वहाँ से ये जो डाटा है उसे सोर्स किया जाएगा. Now, if we try to understand the significance of the Nidan portal, so see, it is very important. It is a one-stop solution for all the narcotics offender. उनका जो भी डाटा है वो आपको एक जगह पे मिलेगा, विच इज़ निदान पोर्टल, एंड इससे जो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज हैं उनको काफ़ी हेल्प मिलेगी, बिकॉज दिस इज़ अ वेरी इफेक्टिव टूल टू कनेक्ट द डॉट्स. व्हेन यू आर प्रोबिंग इनटू एनी नार्कोटिक केस यू कैन ईजिली कनेक्ट द डॉट यूजिंग द डाटा. यहाँ पे जो एक्यूज्ड हैं, दोज हु हैव बीन अरेस्टेड और दोज हु हैव बीन जेल्ड फॉर द ड्रग ऑफेंसेस, उनके डाटा यहाँ पे प्रेजेंट होंगे, और दोज हु आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन्वॉल्व इन नार्कोटिक्स और द साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस. एनी एजेंसी कैन सर्च फॉर द क्राइम हिस्ट्री, पर्सनल डिटेल्स, फिंगरप्रिंट्स, कोर्ट केसेस, अपील्स, एनीथिंग फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ द कंट्री. So yes, it is a one-stop solution for all the narcotics offenders. Moving ahead, our next article is important from science and technology point of view. It is about endosulfan. Endosulfan. Supreme Court has now directed the Kasaragod District Legal Services Authority in Kerala to basically inspect the medical and the palliative care facilities which were provided to the endosulfan victims. Kerala में endosulfan क्राइसिस डिज़ास्टर जो हुआ था उसके बाद के जो विक्टिम्स हैं उनको इंस्पेक्ट करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑर्डर्स दिए हैं. अब यहाँ पे हमारे लिए ये इम्पोर्टेंट है, यू शुड नो व्हाट इज़ एंडोसल्फान. एंडोसल्फान इज़ अ ऑर्गेनोक्लोरीन इंसेक्टिसाइड. ये 1950s में इंट्रोड्यूस किया गया था और इसका कॉमन ट्रेड नेम है थियोडान. बट इट इज़ लिंक्ड विद वेरी ग्रेव मेडिकल कंडीशंस. इसके यूज़ से, इसके एक्सपोजर से न्यूरोटॉक्सिसिटी हो सकती है, फिजिकल डिफॉर्मिटीज़ हो सकती हैं, पॉइजनिंग एंड मैनी मोर. एंडोसल्फान वाज स्प्रेड ऑन क्रॉप्स लाइक कॉटन, कैश्यू, फ्रूट्स, tea, paddy, tobacco, basically to control the pest. But it is important for you to know that कि endosulfan रॉटरडैम कन्वेंशन ऑन प्रायर इन्फॉर्म्ड कंसेंट इसमें भी लिस्टेड है, और स्टॉकहोम कन्वेंशन ऑन परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स, अगैन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कन्वेंशंस दैट यू रीड इन योर इन्वायरमेंट. आप अपनी इन्वायरमेंट की क्लासेस में रॉटरडैम कन्वेंशन ऑन PIC प्रायर इन्फॉर्म्ड कंसेंट के बारे में पढ़ते हैं, एंड स्टॉकहोम कन्वेंशन ऑन POP परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स. ये इन दोनों में लिस्टेड है. ऐसा क्यों? बिकॉज जब आप एंडोसल्फान के इम्पैक्ट्स देखने जाते हैं तो वी सी दैट इट गेट्स अक्यूमुलेटेड इन द फूड चेन एंड लीडिंग टू हायर डोजेस इट कॉजेज प्रॉब्लम. Endosulfan ingestion results in diseases, physical deformities, cancer, birth disorder, damage to the brain, nervous system in humans as well as in animals, which is why it is mentioned in those conventions. जैसे कि जब हम रॉटरडैम कन्वेंशन की बात करते हैं, this was basically adopted by the Conference of the Plenipotentiaries in 1998 in Rotterdam.
विच इज़ इन नीदरलैंड्स। ना इस कन्वेंशन का एम था कि जो शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वेन एवर यू आर हैविंग अ ग्लोबल ट्रेड इन ऑफ सच ए हजार्डस केमिकल्स, सो वी नीड टू प्रमोट द शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। और यहाँ पे प्रायर इन्फॉर्म्ड कंसेंट प्रोसीजर इम्प्लीमेंट किया गया। क्या है प्रायर इन्फॉर्म्ड कंसेंट प्रोसीजर? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लॉज है इस कन्वेंशन में। तो इट सेज दैट द पार्टी मस्ट लीगली ऑब्टेन and communicate the decision to receive the future shipments of the substances which are enlisted in this convention. जो ऐसे hazardous substances हैं उनके लिए आपको permission लेनी होगी, you have to legally obtain and communicate the decision. आपको prior inform करना होगा, आपको अपना consent पहले देना होगा. So importing countries, they have to make sure that the exporting party, they abide by any judgments made on their imports. So यहाँ पे भी हमारे पास जो एंडोसल्फान है वो लिस्टेड था। इसके अलावा स्टॉकहोम कन्वेंशन भी हमारे पास आ जाती है। ये इतनी डिटेल आप अपनी इन्वायरमेंट की क्लासेस में पढ़ेंगे, बट आपको एक आइडिया होना चाहिए। स्टॉकहोम कन्वेंशन में ये भी एक ग्लोबल ट्रीटी है जिसमें ह्यूमन हेल्थ को प्रोटेक्ट करने के लिए, इन्वायरमेंट को परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट से प्रोटेक्ट करने के लिए ये कन्वेंशन, ये ट्रीटी आती है। स्टॉकहोम स्वीडन में इसे साइन किया जाता है इन 2001 एंड इट केम इनटू फोर्स इन 2004। यहाँ पे परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स को लिस्ट किया जाता है, साइंटिफिक रिसर्च की जाती है, जिसके बाद इनको लिस्ट आउट किया जाता है और वो चीज़ें बैन की जाती हैं। There are so many chemicals which has been enlisted and those who are banned, and endosulfan is one of them. Endosulfan रॉटरडैम कन्वेंशन में भी है, एंडोसल्फान स्टॉकहोम कन्वेंशन में भी है, तो ये चीज़ याद रखेंगे। सो दैट इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो। आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू ऑल इन माई नेक्स्ट वन। थैंक यू।